हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 या फिर यूं कह लीजिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के ऊपर 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये जो 20 एमसीक्यू है ना, इसको केवल आप एमसीक्यू मत समझिएगा। मैं यहाँ पे एमसीक्यू के माध्यम से इस टॉपिक को कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से जहाँ से बन सकता है उन सभी को मैं यहाँ पे आप सभी के लिए रख सकूं। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। हाँ, और इस वीडियो का अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये हमारा वीडियो नंबर 11 है। अगर आप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो अधीक्षक की पद की भर्ती निकाली गई है बाल देखरेख संस्था में, उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे पहले भी मैं 10 वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसके लिए मैं सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप आसानी से सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और इसका सारे जो 10 वीडियोज़ है इसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर चुका हूँ। आप वहाँ ज्वाइन करिए और सारे पीडीएफ को डाउनलोड जरूर करिएगा। यहाँ पे जितने भी 20 प्रश्न हैं, इस 20 प्रश्न को आपको टेस्ट की तरह लगाना है और लास्ट में कमेंट करना है कि 20 में से आपका कितना सही हुआ, राइट। तो चलिए लेट ना करते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये रहा आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 कब लागू हुआ था? तो अधिनियमों के लागू होने वाले प्रश्न जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरूर याद रखिएगा। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। ए है 15 अगस्त 1987, बी 9 नवंबर 1995 और सी है 26 जनवरी 1990 और डी है 2 अक्टूबर 1994। इसका क्या राइट आंसर होगा आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 नवंबर 1995 को इस अधिनियम को लागू किया गया था। देखिए, भारत में राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित किया गया था इस अधिनियम के माध्यम से, जो समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। 12वां प्रश्न है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है न्यायपालिका का विस्तार करना, बी निर्धनों को निःशुल्क और विधिक सहायता प्रदान करना, सी केवल उच्च न्यायालयों को सहायता देना या फिर डी न्यायपालिका को नियंत्रित करना। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निर्धन है, उनको निःशुल्क और एकदम निःशुल्क तरीके से विधिक सहायता उन सभी को प्रदान किया जा सके, राइट। तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तीसरा प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत किस संस्था का गठन किया गया था? पहला, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA नालसा, बी विधिक आयोग, सी लोकायुक्त या फिर डी न्याय आयोग। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए है, 1995 में ही कह लीजिए इसका गठन हुआ था, लागू होते ही। जैसे लागू कब हुआ था? 9 नवंबर 1995। उसी समय इस प्राधिकरण का, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन भी हुआ था। अच्छा, नालसा का फुल फॉर्म भी आप सभी को पता होना चाहिए। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल लीगल सर्विसेज। नेशनल, NA से हो जाएगा नेशनल, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नेशनल, L से हो जाएगा लीगल, S से हो जाएगा सर्विसेज और A से हो जाएगा अथॉरिटीज़, ठीक है। तो ये नालसा का फुल फॉर्म हो गया, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये नालसा का क्यों गठन किया गया था? तो यह विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान करता है। कैसे? तो लोक अदालतों के माध्यम से, ठीक है। लोक अदालत का गठन किया जाता है और लोक अदालतों के माध्यम से ही ये जो नालसा है, किसी भी तरह का जो मामला होगा, विवाद होगा, उसको सुलझाने का काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये भी पूछ देना कि आपसे कि ये जो नालसा है, मतलब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसका इस अधिनियम के किस धारा के तहत गठन किया जाता है? तो याद रखिएगा, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की जो धारा संख्या 3 है, इसी में इस प्राधिकरण की गठन का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए कि नालसा के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है भाई, कि जो ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी विधि मंत्री या फिर डी राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसका अभी अध्यक्ष कौन होंगे भाई, कोई कमेंट करके बता सकता है क्या कि जो नालसा है, ठीक है, इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कोई कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो नालसा है इसका हेड क्वार्टर भी जान लीजिए भाई, इसका हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली के अंदर है। तो जितना कुछ भी मैं फैक्ट्स आप सभी के लिए यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ उन सभी को आप नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के लिए कि नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं? ए, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, बी, सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश, सी, विधि सचिव, या फिर डी, कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है ये इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, या फिर जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो इसका अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा चलिए, अब मैं बता देता हूँ कि इसका नालसा का जो प्रेजेंट चेयरमैन है, जो अध्यक्ष हैं, वो कौन है, मैं यहीं पर बता देता हूं, ठीक है। इसका राइट आंसर है न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ठीक है, मतलब जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत या फिर कह लीजिए जस्टिस सूर्यकांत इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब अभी वर्तमान में चेयरमैन है। छठवां प्रश्न को देखिए कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, एक हो जाता है हमारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो कि केंद्र लेवल पे हो जाएगा, उसी प्रकार राज्य के स्तर पर भी होता है, फिर जिला के स्तर पर भी होता है और तालुकों के स्तर पर भी होता है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, आप सभी से ये पूछा गया है। ए, राज्यपाल, बी, राज्य का मुख्यमंत्री, सी, राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर डी, विधि मंत्री। जिस प्रकार जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण होता है उसका जो अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होता है वो होता है, उसी प्रकार राज्य विधिक सेवा का कौन हो जाएगा? जो राज्य का उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो उसके अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका धारा भी पूछ ले तो इसके लिए धारा क्या बताया था मैंने? 3 बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए अगर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए धारा की बात किया जाए तो इस अधिनियम का जो धारा क्रमांक 6 है उसी में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। 7वां प्रश्न है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन कौन करता है? तो ये जिला के स्तर पर हो गया। ए, केंद्र सरकार, बी, राज्य सरकार, सी, उच्च न्यायालय, या फिर डी, सुप्रीम कोर्ट। इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। राज्य सरकार के द्वारा DLSA का गठन किया जाता है और इसका अगर धारा पूछ ले, ठीक है, तो धारा संख्या याद रखना है 9 के अंदर, मतलब 3-3 के नंबर पे जो है चेंज हो रहा है। जैसे केंद्र लेवल पे अगर राष्ट्रीय स्तर पे अगर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बात किया जाए तो धारा संख्या 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बोल दे तो उसके लिए धारा संख्या 6 हो गया। उसी प्रकार अगर आपसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बोल दिया तो 3 या 9, ये 9वां हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ऐसे याद रहेगा। चलिए बढ़ जाते हैं 8वां प्रश्न। प्रश्न है DLSA का अध्यक्ष कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है। ए, जिला मजिस्ट्रेट, बी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सी, जिला अधिकारी, या फिर डी, कोई अन्य अधिकारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो होगा ये इसका अध्यक्ष होगा, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां की ओर। 9वां प्रश्न को अच्छे से देखिए। प्रश्न है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 किससे संबंधित है? ए, लोक अदालतों की संरचना, बी, निशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र व्यक्ति, सी, प्राधिकरण की शक्तियां, या फिर डी, वित्तीय प्रावधान। इसका क्या राइट आंसर होगा बताइए। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। निशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र व्यक्तियों से संबंधित जो है ये धारा क्रमांक 12 है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 10वां प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किन्हें है? ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। किससे जो है निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं, कौन कर सकता है? ए, निर्धन व्यक्ति, बी, अनुसूचित जाति या फिर जनजाति, सी, महिला एवं बालक, या फिर डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को ही निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। इसका वर्णन कहाँ है? तो इस अधिनियम का जो अध्याय 4 है, ठीक है, इस अधिनियम का अध्याय 4 का धारा संख्या जो 12 है, ठीक है, धारा संख्या 12 में इसका वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने देखा ना निशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र व्यक्ति, तो ये कहाँ वर्णन है? धारा 12 में। और ये सभी के सभी जो है पात्र है, मतलब इन सभी का वर्णन भी धारा 12 के अंदर ही है। तो आप दोनों प्रश्न एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो याद रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं 11वां प्रश्न। ध्यान से पढ़िए कि क्या होगा इसका आंसर। प्रश्न है कि लोक अदालत का उल्लेख इस अधिनियम के किस अध्याय और धारा में है? ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ए, अध्याय 3 धारा 7, बी, अध्याय 6 धारा 9,
सी अध्याय 5 धारा 14 या फिर डी अध्याय 7 धारा 24। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस अधिनियम का जो अध्याय 6 है उसके धारा संख्या 19 में लोक अदालतों का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। जरूर याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। 12वां प्रश्न है कि लोक अदालत का आयोजन कौन कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके द्वारा लोक अदालतों का आयोजन किया जा सकता है। ए राज्य विधिक प्राधिकरण, बी जिला विधिक प्राधिकरण, सी उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, डी उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, या फिर 5वां है तालुक विधि सेवा समिति। अब इन पांचों के हिसाब से ये चारों विकल्प में से उचित जो होगा आपको चयन करना है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये पांचों के पांचों जो हैं लोक अदालतों का आयोजन कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसका वर्णन कहाँ मिलेगा भाई, अभी पहले देख रहे हैं हमने धारा संख्या 12 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अब प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। 13वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर कि इस अधिनियम के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत, जिसको हम परमानेंट लोक अदालत भी कहते हैं, किस प्रकार के विवादों को देखती है। ए पारिवारिक विवाद, बी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवाद, सी संपत्ति विवाद, या फिर डी दंडात्मक मामला। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जो सार्वजनिक उपयोगिता के सेवाओं से संबंधित विवाद होगा उसी को स्थायी लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत जो है देखती है। 14वां प्रश्न है स्थायी लोक अदालत की स्थापना की धारा कौन सी है। ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बताइए कि इस अधिनियम के किस धारा के तहत स्थायी लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत की स्थापना की जाती है। ऑप्शन नंबर ए धारा 19(1), बी धारा 22(b), सी धारा 21, या फिर डी धारा 23। इसका क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। इस अधिनियम का धारा 22 का जो बी धारा है, ठीक है, इसके तहत ही स्थायी लोक अदालत की स्थापना की जाती है, याद रखिएगा। 15वां प्रश्न को देखिए। 15वां प्रश्न है लीगल एड मतलब विधिक सहायता का क्या अभिप्राय है। ए विधिक परामर्श, बी न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना, सी मुफ्त वकील उपलब्ध कराना, या डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, डी इसका राइट आंसर होगा। लीगल एड या फिर विधिक सहायता का मतलब होता है कि विधिक परामर्श आपको दिया जा सके, या फिर न्याय तक पहुंच आपका सुनिश्चित किया जा सके, या फिर मुफ्त में आप सभी के लिए वकील मुहैया कराया जा सके। तो ये सभी जो है इसके अंतर्गत आता है। 16वां प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम का मूल भाव हमारे संविधान के किस अनुच्छेद से प्रेरित है। ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 39 का ए, या फिर डी अनुच्छेद 32। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे लोगों को आप में से पता होगा, ठीक है, नहीं पता होगा तो ध्यान से समझिएगा कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 39(a) है इसी में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम का मूल भाव छिपा हुआ है। देखिए जो 39(a) है ये क्या कहता है कि समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करना, ये हमारे संविधान का अनुच्छेद 39(a) में कहा गया है, और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना। तो हमारे संविधान का इस अनुच्छेद के बारे में आप सभी को जरूर याद रखना है, क्योंकि ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम से संबंध रखता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। 17वां प्रश्न है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अनुसार निम्न में से क्या लोक अदालत की शक्ति है। ए किसी साक्षी को समन करना या फिर हाजिर कराना, बी किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश करना, सी शपथ पत्रों का साक्ष्य ग्रहण करना, या फिर डी उपरोक्त तीनों। राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों के तीनों ही विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अनुसार लोक अदालत की शक्तियां होती है। अगर इसके लिए अध्याय और धारा की बात किया भी जाए तो इस अधिनियम का जो अध्याय 6 है इसी का धारा संख्या जो 22 है उसमें इसका वर्णन आप सभी को मिलेगा। देखिए ये जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है इसका जो ओरिजिनल अधिनियम है उसका PDF जो है मैं अपने चैनल में डाल दूंगा, आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं, उसके बाद इन सारे प्रश्नों को भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, 18वां प्रश्न देखिएगा। इस अधिनियम का अध्याय 5 का संबंध किससे है। ए वित्त लेखा और लेखा परीक्षा, बी लोक अदालतें, सी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, या फिर डी विधिक सेवाओं के लिए हकदारी। अब बताइए इस अध्याय 5 का क्या संबंध है, किस विषय से संबंध है, इसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस अधिनियम का अध्याय 5 कहता है क्या कि वित्त लेखा और लेखा परीक्षा से संबंधित है। लोक अदालतों के लिए तो मैं पहले ही बता चुका कि अध्याय 6, इस अधिनियम के अध्याय 6 में
लोक अदालतों का वर्णन है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का जो वर्णन मिलेगा आप सभी को इस अधिनियम के अध्याय 2 में मिलेगा, और विधिक सेवाओं के लिए जो हकदारी की बात की गई है इस अधिनियम के अध्याय 4 में इसका व्याख्या किया गया है। ठीक है, तो ये सभी के सभी आप सभी को अध्याय याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19 में। 19वां प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के लिए सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, या फिर डी लोक सेवा अध्यक्ष। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के जो सचिव होंगे उसकी नियुक्ति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसके लिए जो धारा 3 का क है, ठीक है, धारा अगर पूछ लिया जाए तो धारा 3 के क में इसका वर्णन देखने को मिलता है। आज का 20वां और आखिरी प्रश्न है कि भारत में आज़ादी के बाद पहली लोक अदालत कब और कहां आयोजित की गई थी? ये जो अधिनियम जो है 1987 का था, जो कि 1995 में लागू किया गया। उससे भी पहले लोक अदालत जो है हमारे भारत में आयोजित किया जा चुका था आज़ादी के बाद पहली बार। वो बताना है कि कब और कहाँ। कहाँ तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो एटलीस्ट आप ये बताइए कि कब इसका आयोजित किया गया था। इसके बाद मैं बता दूंगा कि कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। ए है 15 अगस्त 1951, बी 26 जनवरी 1995, सी 14 मार्च 1982, या फिर डी 19 अप्रैल 1996। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 14 मार्च 1982 को आयोजन किया गया था। कहाँ? तो गुजरात के अंदर। ठीक है, कहाँ? गुजरात के अंदर। गुजरात का जो एक जिला है जूनागढ़, ठीक है, गुजरात का जिला जूनागढ़, वहीं पर आयोजन किया गया था। जगह का भी नाम देखना है तो उस जगह का नाम था ऊना। ठीक है, वहीं पर इस पहली लोक अदालत का आयोजन किया गया था। उम्मीद है आप सभी को ये 20 प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और इतना ही प्रश्न इस टॉपिक से करके जाना है। डीप पढ़ने के लिए बहुत सारा है, और इतने सारे अधिनियम एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप कितना याद रखेंगे? तो एटलीस्ट 20 प्रश्न यहाँ पे जो आपने किया, और इसका एक्सप्लेनेशन के माध्यम से जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताया, उन सभी को अगर आप एक जगह कंपाइल कर लेते हैं, याद रखते हैं, तो मुझे लगता है इस टॉपिक से आप सभी से प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, तैयारी आप सभी की कैसी चल रही है कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। तैयारी अच्छे से करते रहें, समय आपके पास ज़्यादा नहीं होगा। चैनल से अगर पहली बार आए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।